Good afternoon. Welcome to PAVE Commerce classes. Business Studies, Chapter 1st, Class 12 के सीक्वल में आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट टॉपिक दोनों हो सकता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल, इसी को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इज मैनेजमेंट अ प्रोसेस? सो फंक्शंस यदि हम समझते हैं तो उसके साथ साथ हमारा एक और भी टॉपिक खत्म होता है, प्रोसेस। सो फंक्शंस जैसे जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे हमारा एक और टॉपिक ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेस क्या होती है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये एक फीचर होगा। अगले चैप्टर को छोड़ दो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद प्लानिंग इज अ प्रोसेस, उसके बाद स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, उसके बाद डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। आने जितने भी चैप्टर तुम पार्ट 1 में करोगे उसमें 2 चैप्टर, इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन 2 चैप्टर में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, कौन सा टर्म, प्रोसेस टर्म नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी सब चैप्टर में, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, या डायरेक्टिंग हो, या कंट्रोलिंग हो, इन सबों में तुम्हें एक टॉपिक मिलेगा। जैसे प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। पहले चैप्टर में कौन सा कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो डेफिनेटली एक स्टडी ये बताता है कि प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा। Be it management is a process or staffing is a process or planning is a process, तो प्रोसेस के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस होती क्या है। सीरीज ऑफ फंक्शंस, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, series of interrelated functions या interrelated activities, series of interrelated functions और series of interrelated activities को क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। interrelated activity सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। यदि किसी टॉपिक में 5 हेडिंग है, उन 5 हेडिंग को तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, तो वो प्रोसेस नहीं कहलाई जाएगी। यदि उस सीक्वेंस को तुम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जैसे पहला क्या है, प्लानिंग ही होगा, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ही हो सकता है, तीसरा क्या है, स्टाफिंग ही हो सकता है, चौथा क्या है, डायरेक्टिंग ही होगा, पांचवा क्या है, कंट्रोलिंग ही होगा। क्या नहीं हो सकता, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। हेडिंग तो तुम सब सही दे रहे हो, लेकिन ऊपर नीचे कर रहे हो ना। जैसे तुमने ऊपर नीचे कर दिया तो वो प्रोसेस नहीं कहलाया जा सकता। तो प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है, ये सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो प्रोसेस को हम दूसरी तरीके से क्या करेंगे, वेयर यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द हेडिंग इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस। इसी को हम सही मीनिंग में क्या करेंगे, सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड, सीरीज है, पहला लीड्स टू सेकंड, लीड्स टू थर्ड, लीड्स टू फोर्थ, लीड्स टू फिफ्थ। तुम सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। और मैंने ऑलरेडी बोला, इन सभी चैप्टर्स जो हम 5 सब्सिक्वेंटली करेंगे, 2 चैप्टर बीच को छोड़कर, प्रिंसिपल्स को छोड़ दो और बिजनेस एनवायरनमेंट को छोड़ दो, बाकी सभी ये जो एक एक करके चैप्टर्स आएंगे, इन सबों में तुम्हें प्रोसेस मिलेगा। और हर एक चैप्टर में प्रोसेस का मीनिंग यही है, सीरीज है जिसमें तुम सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते। मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, मैनेजमेंट पहले लेक्चर में हमने देखा था, गोल ओरिएंटेड है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई स्टार्ट करता है, वो सबसे पहले क्या सोचता होगा मालूम है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है उसकी। सोच के देखो, यदि तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, सबसे पहले बिजनेस के लिए तुम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। मैंने पेन बनाने की मशीन लगानी है, वो ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पेन बनाना चाहता हूं, मैं इतना बेचना चाहता हूं।
ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बगैर हम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो या मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस हो, उस पे हम जिस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे उसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग के बारे में समझते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस। मुझे काम करने के पहले मैं सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं? प्लानिंग कर रहा हूं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे क्या कर, इनमें से क्या करना है? व्हाट इज दैट? प्लानिंग। सो प्लानिंग का फर्स्ट मीनिंग क्या होगा? डिसाइडिंग इन एडवांस। और एक बिजनेस की जब मैं बात कर रहा था, मैंने तुमसे क्या कहा? अरे ऑब्जेक्टिव के बगैर हम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। अरे तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ना तुम्हें पेन बनाना है, तुम्हें अंगूठी बनानी है, तुम्हें टी शर्ट बनाना है, तुम्हें बनाना क्या है, तभी तो तुम मशीनरी खरीद सकते हो। कि मशीनरी खरीदने के बाद तुम डिसाइड करोगे तुम क्या बनाओगे? नहीं, पहले तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें बनाना क्या है, उसके बाद तुम बाकी सब चीजें डिसाइड करते हो। तो प्लानिंग का दूसरा मीनिंग क्या होगा मालूम है? सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना क्या है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग का आपने दो मीनिंग अभी तक देख लिया। फर्स्ट क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस। काम करने के पहले हम डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग क्या है? सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को, अरे उसके बगैर तुम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो 12th क्लास में कॉमर्स पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट, एक साल के, तुम क्यों पढ़ रहे हो मालूम है? तुमने एक साल के पहले कॉमर्स स्ट्रीम लेने का डिसाइड किया, सेट किया कोई ऑब्जेक्ट, तुमने गोल सेट किया। फॉर व्हाट वर द रीजंस माइट बी? तुमने कॉमर्स क्यों लिया? हो सकता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक स्टूडेंट से पूछोगे तो वो क्या रीजन देगा? साइंस टफ है, ह्यूमैनिटीज बोरिंग है, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। लेकिन लिया ना, तुमने कुछ सोच समझ के तो लिया। हाँ, सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग का एक और भी मीनिंग हो सकता है, डिसाइडिंग, ब्रिडजिंग द गैप बिटवीन what I am today, what I am today and what I will be tomorrow. Bridging the gap between what I am today and what I will be tomorrow. Bridging the gap between what I am today and what I will be tomorrow. What is this? मैं सोच रहा हूं आज मैं कहां हूं, यहां हूं 12th क्लास में। आज से 5 साल के बाद क्या करना चाहता हूं, 6 साल के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। इसको हम इस गैप को कैसे खत्म करेंगे? बेसिकली क्या करने वाले हैं? हम डिसाइड करने वाले हैं। डिसाइडिंग एडवांस को हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? Bridging the gap between what I am today and what I will be tomorrow. Beautiful statement है। मैं आज क्या हूं और आज से 6 साल के बाद क्या बनना चाहता हूं। मैं आज 12th क्लास में हूं और 6 या 7 साल के बाद मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, 5 साल के बाद मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। इस गैप को कैसे मैं खत्म करूं? Bridging the gap। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं बहुत सारी चीजों को डिसाइड करने वाला हूं। At the end of the first function, मैंने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया। मान के चलो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग की, सेट किया गोल को कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। इज दिस क्लियर? Once he is clear with his objective, याद रखना, once he is clear with the objective, then only he can go to point number 2. वो ऑर्गेनाइज करने के बाद प्लान नहीं करता, वो प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग करता है। इसे एक इजी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारे घर में बर्थडे पार्टी होने वाली है।
तुमने पहले प्लान किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने पहले गेस्ट लिस्ट बनाया, तुम्हारे पेरेंट्स ने गेस्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को बुलाया, जितने आएंगे वो एंटिसिपेट करके खाने की तैयारी करवाते हैं। खाने की तैयारी करवाने के बाद गेस्ट लिस्ट नहीं बनता, पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्रॉफिट या सेल्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर, पहला तो ये हम समझेंगे। उसके अलावा decides authority and responsibility। अंडरलाइन करेगा फिजिकल स्ट्रक्चर को। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्लानिंग के बाद चलता है, याद रखना। मुझे 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट करने के लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कैसे करूं? क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर, देन क्या? डिसाइड्स अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। सिंपल सा इसे समझने के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या समझेंगे मालूम है? क्रिएटिंग जॉब डेजिग्नेशंस, ऑर्गेनाइजिंग कभी भी लोगों को फाइनल नहीं करता है। जॉब डेजिग्नेशंस, जब ह्यूमन फैक्टर की बात आती है वो स्टाफिंग में आती है, हम यहां कभी भी ह्यूमन फैक्टर के बारे में नहीं बात करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हैं? क्रिएटिंग जॉब डेजिग्नेशंस। अरे मुझे 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट करना है, कैसे? किसने डिसाइड किया? प्लानिंग ने किया। उस 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने सारे काम करने पड़ेंगे, कितने सारे काम करवाने पड़ेंगे और कितने सारे डेजिग्नेशंस मुझे चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट के मेरे उस 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट को टारगेट करने के लिए, अचीव करने के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम होने चाहिए, कितने काम होने चाहिए और उसके लिए कितने डेजिग्नेशंस चाहिए। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। टॉप लेवल में कितने डेजिग्नेशंस, मिडिल लेवल में कितने डेजिग्नेशंस, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कितने काम, मैं काम करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। कितने काम और कितने डेजिग्नेशंस। टॉप लेवल में कितने डेजिग्नेशंस, अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। कितने डेजिग्नेशंस, मिडिल लेवल में कितने, लोअर लेवल में कितने डेजिग्नेशंस, क्या है वो? फिजिकल स्ट्रक्चर। और उसके अलावा जब मैंने डेजिग्नेशंस सेट कर दिया, मैंने कहा कि टॉप लेवल में इतने लोग, मिडिल लेवल में इतने लोग, लोअर लेवल में इतने लोग, दो चीज डिसाइड करता हूं। वन इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन। सेकेंड चीज में क्या डिसाइड करता हूं? हर एक डेजिग्नेशन की, इंसान की नहीं होती, याद रखना। कोई राइट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक आदमी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंसान के पास कोई राइट नहीं होता, उस डेजिग्नेशन के पास राइट होता है। कोई भी हो। आज हमारे मोदी साहब के पास एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनॉर्मस अथॉरिटी है। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनके पास इतनी एनॉर्मस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इस 6 साल में उनके पास क्यों है? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसकी नहीं है? मोदी साहब की नहीं है। जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा उनको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मनमोहन सिंह साहब के पास, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास थी। आज मोदी साहब हैं, उनके पास है। जब तक वो रहेंगे तब तक ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहेगी। तो क्या उनके पास है? नहीं, उनके पास नहीं है। उस डेजिग्नेशन में वो बैठे हुए हैं, इसलिए उनके पास है। जब तक एक मैनेजर होगा उस बिजनेस में, उस मैनेजर के डेजिग्नेशन के लिए ये दो चीजें होती हैं। क्या? अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस राइट।
रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं कि तुम्हें राइट ही दिया जाएगा, तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी उतनी ही मिलती है जितनी तुम्हारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टॉपिक के बारे में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जब करेंगे उसे हम डिटेल में करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे फर्स्ट पॉइंट जब मैंने खत्म किया प्लानिंग का, जब मैंने क्या एंटिसिपेट किया कि हमें एक बिजनेस को 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट चाहिए, और उस 10 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, फिजिकल स्ट्रक्चर किया, जॉब्स ढूंढे, डेजिग्नेशंस ढूंढे, और हर डेजिग्नेशन को क्या दे दिया उन्होंने, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। याद रखना, क्या प्लानिंग में कोई काम हुआ? नहीं, केवल दिमाग का काम हुआ है। क्या बिजनेस में कोई काम चला? नहीं, अभी तो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट के लिए हमने सेट किया है। ये क्वेश्चन आता है कब से काम करना होना शुरू होता है? याद रखना, प्लानिंग में कोई काम नहीं हुआ, मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल काम है। बिजनेस में कोई काम नहीं हुआ, केवल डिसीजन हुआ है। अच्छा, सेकंड, कोई काम हुआ? नहीं, डेजिग्नेशंस क्रिएट किए हैं। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में क्या हमने कभी आदमी के बारे में बात किया? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या? 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट टारगेट कर दिया, उसके हिसाब से हमने जॉब डेजिग्नेशंस क्रिएट किए, और जॉब डेजिग्नेशंस के हिसाब से टॉप, मिडिल, लोअर लेवल के हिसाब से अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी। अब उस जॉब डेजिग्नेशंस जो हमने क्रिएट किया है वहां हम लोगों को बिठाएंगे। कहां? पॉइंट नंबर 3, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग द वर्कफोर्स। स्टाफिंग के रिक्रूट करना, लोगों को बताना कि देखो हमारे पास जॉब डेजिग्नेशंस है। अरे देखो, ऑर्गेनाइजिंग में जब तक मुझे पता ही नहीं मेरे पास डेजिग्नेशन कितना है, कितने लोग मुझे चाहिए, क्या मैं यहाँ लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा मुझे जॉब कितने हैं मेरे पास। जब मैंने जॉब डिसाइड किया तब जाके मैं पॉइंट नंबर 3 में जाऊंगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग में लोगों को बताना, फेमिलियराइजिंग दैट देयर इज डेजिग्नेशंस व्हिच आर अवेलेबल, यू कैन अप्लाई। आओ अप्लाई करो, और यदि जिसने अप्लाई किया वो बहुत अच्छा था, हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब है फेमिलियराइजिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब, लोगों को बताना कि देखो हमारे पास जॉब अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है? सिलेक्शन। जब मैंने बोला लोगों को कि भाई देखो मेरे पास जॉब डेजिग्नेशंस अवेलेबल है, तो वो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तभी तो मैंने बोला है। तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो मैंने उनको इंटरव्यू किया या रिटन टेस्ट किया, जो भी है, मैंने उनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या, उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी अपने हिसाब से काम करने के लिए। प्लानिंग में कोई काम हुआ? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में कोई काम हुआ? नहीं। स्टाफिंग में कोई काम हुआ? काम तो हो रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। क्या प्रोडक्शन हो रही है बिजनेस में? नहीं। प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज डिसाइड किया, प्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ बिजनेस में? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं। जब मैं बोल रहा हूं काम, काम का मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई हुआ? नहीं। स्टाफिंग, अरे अभी लोगों को हम लेकर आए हैं, क्या लोगों ने काम करना शुरू किया? नहीं। प्लानिंग ने सेट किया ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से अपना ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्रिएट किया फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हमने लोगों को रिक्रूट करके प्लेस कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज instructing, guiding, motivating and communicating with the subordinates. Instructing, guiding, motivating and communicating with the subordinates. डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? उसके पहले फिर हम जाते हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग के एंड में क्या हुआ मालूम है? लोगों को हमने अपॉइंट कर दिया। प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई? नहीं हुई। डायरेक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग,
लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, काम तुम्हें ऐसे करना है। अब याद रखना, काम तुम्हें ऐसे करना है मैंने बोला, तो लोगों को काम करना अब धीरे धीरे पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग में। इसीलिए जब हम डायरेक्टिंग करेंगे, और डायरेक्टिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन करके। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन मींस इंस्ट्रक्शन जैसे ही मैंने दिया, मैंने कहा इस काम को तुम ऐसे करोगे, ट्रेनिंग दिया था मैंने यहाँ, अब मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ, देखो तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, अब तुम्हें इस तरीके से इस मशीन में ऐसे काम करना है। अच्छा, तो फिर गाइडेंस क्या होता है? मान लो तुम अकाउंट्स की क्लास करते हो, अकाउंट्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक तुमने किया, 11th हो या 12th हो, क्या पहली बार में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता है? नहीं, तुम्हें टीचर के पास दोबारा जाना पड़ता है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। इंस्ट्रक्टिंग पढ़ाना, लेकिन हर चीज समझ में नहीं आया, हर चीज समझ में नहीं आया तो तुम टीचर के पास गए, राइट? वही चीज गाइडेंस है। जहां 10 चीजें करनी है एक एम्प्लॉय को, उसे इंस्ट्रक्शन में 7 चीजें समझ में आ गई, क्या 3 चीजें समझ में आई? नहीं, वो उसके लिए जाता है किसके? गाइडेंस के लिए। इंस्ट्रक्शन यदि पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में नहीं आया तो सबऑर्डिनेट कहां जाएगा? गाइडेंस के लिए जाएगा, किसके पास? सुपरवाइजर के पास। सो डायरेक्टिंग से जैसे ही उसने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। उसके बाद क्या है? गाइडेंस। यदि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता वो गाइडेंस लेते हैं। तुम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें आता है, ढंग से आता है, बावजूद तुम उस टॉपिक को करने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू। हमेशा इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस से ही काम नहीं होता। बहुत सारी चीजें जो बहुत आसान होती हैं हम उसे करते नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन तब भी हमारा मन नहीं करता उसे काम करने का। सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करना कितना आसान है, वेरी इजी। 5 बजे 5:30 बजे उठो और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, इज द इजीएस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ। डू वी डू? नो। आसान सी चीज भी हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमारे में मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन यदि कोई है ना, व्हाट इज मोटिवेशन? इंड्यूस करना, हमें अंदर से अच्छा लगना उस काम पे। मान लो तुम्हें मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत अच्छा सा रीजनिंग मिल जाता है, तुम्हारे कोई फ्रेंड जा रहा है जिसका साथ तुम्हें अच्छा लगता है, यू स्टार्ट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सो इंस्ट्रक्शन गाइडेंस काम समझ में तो आया, उसके बाद भी एम्प्लॉयज कभी कभी काम नहीं करते, तब हमें क्या करना पड़ता है? मोटिवेट करना पड़ता है, उनको एनकरेज करना पड़ता है। एनकरेजिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द एक्टिविटी इज व्हाट इज कॉल्ड मोटिवेशन। फिर क्या है? कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कभी कभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसे इंस्ट्रक्शन काम भी आता है, वो मोटिवेटेड भी है, लेकिन बावजूद उसके काम नहीं करता। क्यों? सम ग्रीवियंस, अपने इमीडिएट ऑफिसर के प्रति, अपने कलीग के प्रति उसे कोई ग्रीवियंस है, कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। किससे सॉर्ट आउट करेंगे? कम्युनिकेशन से। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम करेंगे डायरेक्टिंग के चैप्टर में। सो डायरेक्टिंग क्या है? बेसिकली इनिशिएट्स एक्शन है। प्लानिंग में कोई काम हुआ, काम मींस प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में हुई? नहीं। स्टाफिंग में हुई? नहीं। डायरेक्टिंग में हुई? हाँ। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग के पहले जनरली कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, डायरेक्टिंग के बाद प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट किया किसने? वर्कर्स ने। क्या सभी वर्कर बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे? नहीं, गलती तो करेंगे। जैसे ही गलती होती है कंट्रोलिंग स्टार्ट होता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? चेकिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है मालूम है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों, 2 Q's। क्वालिटी, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जैसे उसने काम करना शुरू किया, अरे गलती तो करेगा, बिल्कुल करेगा। जब गलती करेगा तो उसको ठीक कौन करेगा? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव।
हमने ये टॉपिक कहां से स्टार्ट किया था हमारे में? प्लानिंग से किया। प्लानिंग में हमने क्या अज्यूम किया? 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए, उसके हिसाब से हमने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, डेजिग्नेशंस क्रिएट किए, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की, उसके हिसाब से उस डेजिग्नेशन को फुलफिल करने के लिए हमने स्टाफिंग का फंक्शन किया। उसके बाद हमने क्या किया? उन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया, गाइड किया, उन्होंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो गलतियां हुई, तो हमने क्या किया? कंट्रोल किया। पूरे साल ये काम होता रहा, पूरे साल लोग काम करते रहे, कंट्रोल करते रहे। तो साल के एंड में क्या हो सकता है? 3 चीजें हो सकती है। कैसे? मैंने 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट टारगेट किया था, या तो 10 करोड़ ही होगा, या 10 करोड़ से ज्यादा होगा, या 10 करोड़ से कम होगा। बस can there be the fourth alternative? There can't be a fourth alternative. Exactly 10 करोड़ रुपए को मैंने अचीव किया, या 10 करोड़ से ज्यादा अचीव किया, या 10 करोड़ से कम अचीव किया। इन तीनों ही केस में एक चीज कॉमन है, अगले साल के लिए मुझे टारगेट सेट करना है। सो कंट्रोलिंग लीड्स टू रीप्लानिंग। हाँ या ना? बिल्कुल। अगले साल बिजनेस को खत्म करके थोड़ी कर जाने वाले, नहीं, बिजनेस चलता रहेगा। और जब तक बिजनेस चलता रहेगा क्या होगा? अरे हमने या तो और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। इन दोनों ही केस में हमें अगले साल के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग लीड्स टू रीप्लानिंग। अगले साल के लिए हम प्लानिंग करना शुरू करेंगे। याद रखना, जब मैं फीचर की बात करी थी तब मैंने एक फीचर बताया था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगा तब तक तुम्हें ये फंक्शंस करते रहना पड़ेगा। साल के एंड में जब तुमने देखा कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। So management is a process. Process का मतलब है सीक्वेंस में तुम्हें फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। इसके साथ हमने 2 टॉपिक बैक टू बैक किए। One is functions of management and the second is management a process? Yes, management is a process because you will have to follow the sequence, hence it is a process. Thank you.